हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु सेना का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का जो रागा वाला पोर्शन है पेपर सेकंड, जिसमें आपके 30 प्रश्न रहते हैं जीएस और रीजनिंग और मैथ से, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, सीधे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। हमारा जो पेपर सेकंड है वो किसका है? तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता का। इसमें आपके 30 प्रश्न रहते हैं और 30 प्रश्न को आपको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है। लगभग आपको 25 प्रश्न लाने की कोशिश करनी है इसमें, और जो भी आपका स्कोर रहता है वो हमें कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। इसके आप लोगों को पूरे 30 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, और उन 30 प्रैक्टिस सेट अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे दिखाई दे रही होगी, paperhacker.in। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न आज का। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है म्यूरिस या मोरक्को, ठीक है, इसका यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। यहाँ पर हमें बताना है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था। तो ये क्या था? एक यात्री था। ये क्या था? एक यात्री था इब्न बतूता। ये कहाँ भारत में कब आया था ये आपको बताना है। ये जब भारत में आया था तब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, एमबीटी भी इसे क्या बोलते हैं? एमबीटी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका क्या था? शासन था। ये उस समय आया था। इसकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इब्न बतूता की एक फेमस पुस्तक है, इब्न बतूता की एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और इसकी एक पुस्तक है रेहला, रेहला इसकी पुस्तक है। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था। तो आपको बताना है दिल्ली का काजी। ठीक है, दिल्ली का, दिल्ली का काजी। कहाँ का काजी बनाया इसे? दिल्ली का काजी इसको बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया। और ये इसकी एक पुस्तक है, ये भी आप याद रखेंगे, रेहला इसकी एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखो सेकंड प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आपको बताना है इसमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो जो डी ऑप्शन है आपका, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था उसने खिलाफत को ठुकराकर जो है खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। खिलाफत को ठुकराकर खुद को खलीफा घोषित कर दिया था मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो है गैबन आपका ऑप्शन है, गिनी आपका ऑप्शन है, गिनी बिसाऊ है, गुआना है। इन चार में से हमें बताना है कि कौन सा जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गैबन है, गिनी बिसाऊ है और गिनी है, ये किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो गुआना है वो अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? आपका दक्षिणी अमेरिका में। ये कहाँ पाया जाता है? आपका दक्षिणी अमेरिका में ये पाया जाता है। और इसकी अगर राजधानी पूछता है, कैपिटल इसकी पूछता है, तो आपको बताना है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इसकी क्या है? कैपिटल है। तो गुआना कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नहीं है।
यहाँ पर हमें बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र के अधीन, ठीक है, सरकार के अधीन नहीं है इसमें से। तो हमें बताना है कि भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर में से कौन सा सरकारी नहीं है। एक इसमें से सरकारी नहीं है, बाकी तीनों सरकारी है, 3 सरकारी है। तो यहाँ पर जो जमशेदपुर है, ठीक है, जमशेदपुर टाटा का है, ठीक है, टाटा का स्टील निर्माण, आयरन एंड स्टील निर्माणशाला है ये टाटा की जमशेदपुर। तो टाटा आपको पता है प्राइवेट कंपनी है। बाकी ये सारा भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। भिलाई आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में और दुर्गापुर उसमें पश्चिम बंगाल में ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ होती है सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल में होती है, तो उसको वहां से कनेक्ट कर लेंगे। और ये बोकारो छत्तीसगढ़ और भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, ठीक है, बोकारो झारखंड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। हमें बताना है कि लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो जो है 108 के अंतर्गत आहूत की जाती है, किसके द्वारा, कौन बुलाता है इसे, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा, है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिर्फ बुलाता है, अधिवेशन को बुलाता है, और ये 3 तरीके से, 3 जो है तरीके से बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 108 आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बीमारी आपकी विषाणु जनित है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, ठीक है, जो डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसके द्वारा होती है, वायरस या विषाणु के द्वारा हेपेटाइटिस जो है आपकी होती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016 को किस मेजर ने अपनी निगरानी में अंजाम दिया था। हमें बताना है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी, इसमें कौन से मेजर ने अपना जो है योगदान दिया था, मेजर रजत चंद्रा, नायक विजय कुमार, कर्नल बबलू सिंह या मेजर सुलेमान खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर रजत चंद्रा, यानी कि मेजर रजत चंद्रा की निगरानी में जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो हुई थी 2016 की। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रथम नेटवर्क है। यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे पहले जो नेटवर्क था वो कौन सा था। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन को आप पढ़ लें, ठीक है। और इसके बाद जो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्फानेट, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्फानेट। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आर्फानेट, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, आर्फानेट एक सिस्टम था जिसका सरकारी एजेंसियों के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। ये एक जो है वाइड एरिया नेटवर्क था, WAN। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क था ये। और इसका यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आर्फानेट जो है इसका यूज किया गया था सरकारी एजेंसियों के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका यूज किया गया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो यहाँ से शुरू हो गई आपकी मैथ, यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, मैथ। यहाँ से हमारी मैथ शुरू हो जाती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये x प्लस 9/x बराबर 6 दिया है, तो हमसे x² प्लस 9/x² पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कैसे इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x प्लस 9/x, x प्लस 9/x बराबर कितना है, 6। हमें निकालना क्या है, x² प्लस 9/x², उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से इसको क्या करते हैं, x को हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा x²
प्लस x से x कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 बराबर में 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6x, यानी कि ये समीकरण आपकी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। तो हम यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 9 को हम तोड़ेंगे कैसे, 9 को हमें लिखना है किसमें, जिसको जोड़ने पर हमें 6x प्राप्त हो। तो 9 को कैसे टुकड़े करें, तो 3 3 9 ऐसे 3 के 2 टुकड़े करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9 बराबर 0, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पे x मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा माइनस के 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ x बचा माइनस। ठीक है, 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 3 बचेगा बराबर में 0। अब आपको पता है x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से निकल आएगा आपका 3। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, यानी कि हमें x की वैल्यू अब पता चल गई। अब सीधे हमें वहां पर मान रख देना और क्या निकाल लेना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो x की वैल्यू रख दो 3 का मान रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही यहाँ पर कितना है 9 बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9, 9 से 9 कट गया बराबर में 9 प्लस 1 यानी कि 10 इसका आंसर आ गया। 10 क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में आपको दी गई हैं, उनका लासा 48 है तो उन दो संख्याओं का योग होगा। हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं, देखो 3:3:4। ठीक है, मैंने इसे क्या मान लिया, पहली वाली संख्या को 3x मान लिया और दूसरी वाली संख्या को 4x में मान सकता हूं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का अगर मैं लासा निकालूंगा तो लासा कितना आएगा, 3 चौक 12 और x का हो जाएगा x। ठीक है, 3 चौक 12x, यहाँ से 12x इसका लासा आ गया। जो अलग होता है उसे, जो अलग होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, जो सेम है इनमें उनको एक बार उतारेंगे। ठीक है, x का एक फैक्टर लिया जाएगा और 3 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 12x। अब 12x बराबर कितना हो जाएगा 48। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका लासा कितना दिया है 48, हमारे हिसाब से लासा कितना निकल के आया 12x। तो यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 12 चौक 48 यानी कि x बराबर यहाँ से 4 आ गया। x बराबर आपको 4 प्राप्त हो गया। अब x बराबर जब आपको 4 प्राप्त हो गया तो वो उन दो संख्याओं का योग पूछ रहा है। योग कितना है, 3x संख्या थी एक 4x संख्या थी, तो 3x प्लस 4x निकाल दो। देखो 3x प्लस 4x बराबर में आपका 7 और x की वैल्यू रख दो 4, 7 चौक 28 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट का क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, a अनुपात b अनुपात c उसने पूछा है, तो हमें यहां से निकालना है 2a बराबर 3b बराबर 4c आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बराबर मैं मान लेता हूं कोई वेरिएंट k, यानी कि k इन सब के बराबर है कोई, तो 2a बराबर k हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही k बराबर क्या निकल आएगा 2a, और यहाँ से निकाल लूंगा मैं a बराबर k बटे, यहाँ 2 नीचे ले जाएंगे तो 2। ठीक है, ऐसे ही b बराबर क्या निकल के आ जाएगा k अपॉन 3 और c बराबर निकल के आ जाएगा आपका k अपॉन 4। ठीक है, अब वो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, आपको a b c के मान दिए गए हैं, हम रख देते हैं a अनुपात b अनुपात c, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा k अनुपात 2 अनुपात k अनुपात 3 अनुपात k अनुपात 4, यानी k से k कैंसिल हो गया तो 1 अनुपात 2, ये क्या हो गया यहाँ से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हमने देखा कि इसमें तो आंसर है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 4 3 12, कितना आ गया 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। और 12 से क्या करेंगे, तीनों जगह गुणा कर देंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब देखो 2 6 12, यहाँ पे 6 आ गया, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आ गया, 4 3 12 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो 6:4:3 क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बटे में आपका आंसर ना हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके आप ऊपर गुणा कर देंगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है, अनुपात दिया हुआ है आपको 4 की घात दी गई है आपकी 3.5, ठीक है। अनुपात 2 की घात दी गई है 5, उतना ही है जितना। इसमें आपको क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसको एक बार कोशिश करें निकालने की, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको निकालने की कोशिश करो एक बार। आया निकल के किसी का? देखो कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे हमें अनुपात दिया है 4 की घात 3.5 और अनुपात दिया है हमारा 2 की घात 5 से। अब इधर 2 की घात 5 है तो इधर भी हम क्या बना लेते हैं, 2 की घात 5 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। आधार हम किसे सेम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ का। यहाँ भी आधार अगर मैं इसे 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और उसकी घात कितनी है 3.5। अब दशमलव में हटा के 5/10 लिख सकता हूँ, दशमलव हटा के 35/10 इसको लिख लिया मैंने। अनुपात में हमारा 2/5, ये ऐसा ही रहने दिया। अब देखो इसे मैं 5 से काटूंगा तो ये 7 बार जाएगा और ये 2 बार, ठीक है। अब आपको पता है जब ब्रैकेट लगाओ तो गुणा में क्या हो जाता है, इन दोनों की इस वाली घात की इस वाली घात से हो जाती है गुणा। 2 की गुणा हो जाएगी 7/2 से। अब 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो घात कितनी बची आपकी 7, ठीक है। तो 2 की घात 7 यहाँ से निकल के आ गई, अनुपात 2 की घात आपका 5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 अनुपात 2 की घात 5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? क्यों? क्योंकि देखो 5 और 2 अगर मैं जोड़ के लिखूंगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में अगर आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जो है हम जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है देखो दोनों तरफ क्या है, 2 की घात कॉमन है 5, तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अनुपात में दोनों तरफ क्या है, हम बराबर चीजों को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा निकल के आ गया 2 की घात 2 अनुपात 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अनुपात में हमें क्या करना होता है, बिल्कुल इनिशियल चीज को लेके आना होता है, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि दोनों तरफ कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 15 है। मान लो 10 लोग थे, उनके पास 15-15 रुपए हैं, 10 लोगों के पास 15-15 रुपए हैं, ठीक है। 15 इसके पास है, 15 इसके पास है, ऐसे करके सबके पास 15-15 रुपए हैं। औसत का मतलब होता है समान वितरण, ठीक है, सबके पास बराबर बराबर चीज होना, ठीक है। तो 10 लोगों के पास 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15। अब वो कह रहा है कि बाद में पता चलता है कि औसत परिकलित करने का मतलब हो गया मतलब गिनते समय या निकालते समय, ठीक है। एक संख्या 36 को उनने क्या कर दिया, 26 पढ़ लिया। मान लो किसी को 36 रुपए जो दिए गए थे उसे 26 पढ़ लिए, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है। जब वो औसत निकाल रहे थे तो उन्होंने गलती से 36 को 26 पढ़ लिया, यानी कि 10 कम पढ़ लिया। अब जब 10 कम पढ़ लिया तो औसत में सबके पास 10 की कमी हो गई, ठीक है, टोटल में 10 की कमी हो गई, जो औसत था उसमें 10 की कमी हो गई। अब लोग कितने थे, 10 लोग कितने थे आपके पास, 10, और संख्याओं का औसत कितना आ रहा था, 15, यानी कि 10 लोगों के पास 15-15 रुपए थे। अगर वो 10 रुपए और जो है जो 36, ठीक है,
जो 10 रुपए और कम गिने थे वो मैं सबको बांट दूं तो सबके लिए 10 लोगों के लिए 10 रुपए 1-1 रुपए मिलेगा सबके लिए, ठीक है। तो औसत पहले 15 रुपए था, अब उसमें 15 रुपए में सबके पास 1-1 रुपए और मिल जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 16-16 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अब सही औसत क्या हो जाएगा उनका 16 रुपए हो जाएगा। और दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, देखो 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया था, यानी कि 15-15 लोग जो है 15-15 रुपए दिए गए थे 10 लोगों को, पूरे रुपए कितने हुए थे 150, ठीक है 150 रुपए थे। अब उसमें क्या पता चला कि 36 को 26 पढ़ लिया गया, यानी कि 10 कम पढ़ लिया गया है, तो उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए और जोड़ दिए। अब कितने रुपए हो गए 160 रुपए। अब इनको बांटना कितने लोगों में, औसत औसत जब निकालते हैं तो कुल संख्या बटे कुल योग बटे लोग कितने हैं 10, ठीक है। तो 10 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो हमारा पता चल गया, हमें पता चल जाएगा कि 16 क्या था सही औसत था, ठीक है 16 सही औसत था। मैंने क्या किया 15 लोगों को 10 जगह जो है 10 लोगों पर 15-15 रुपए थे, तो टोटल रुपए कितने हुए 150 रुपए। अब उन्हें पता चलेगा कि 10 रुपए और कम थे, यानी कि 10 रुपए और जोड़ दो, अब कितने हो गए 160 रुपए। लोग कितने हैं, संख्याएं कितनी है 10, तो इन्हें बांटना कितनी जगह में 10 जगह में, तो भाग कर देंगे 10 से। तो हमें पता है सबके पास में अगर मैं 10 से भाग कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, तो ठीक है वही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तो सही औसत आपका क्या हो गया सी ऑप्शन 16 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या है 20%, 25% और 10% के क्रमवार बट्टों का समतुल्य एक बट्टा होगा। यहाँ पर जो बट्टा निकालते हैं हम, ठीक है, तो बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब होता है छूट। जब हम छूट निकाल रहे होते हैं तो देखो घटा रहे हैं ना, हम घटा रहे हैं ना, किसी भी अमाउंट में से छूट दे रहे हैं, यानी कि उतना घटा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है 25% की छूट दी। पहले आपको एक फार्मूला मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसमें आपको लगा देना है जो भी सक्सेसिव छूट, लगातार जब भी आपको छूट दे रहा हो तो वो हम इसमें लगा देंगे। अब पहले उसने 25% दिए, फिर उसी पे 10% दिए, तो इस टाइप के प्रश्न में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो पहले 25% की छूट दी थी, फिर कितने की दी है 10% की छूट दी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, देखो माइनस का 25 और माइनस के 10 की गुणा होगी ना, एक्स वाई यहाँ पे लिखा है, एक्स की और वाई की गुणा होगी, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 25 गुणा 10 हम पहले से ही प्लस में लिख देते हैं, 25 गुणा 10 अपॉन में कितना 100। अब ये कितना हो गया माइनस के 25 माइनस के 10 माइनस के 35 हो जाएंगे, और ये प्लस का यहाँ से 25 चौक 100, ठीक है, और ये 2.5 निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 2.5, यानी कि प्लस के 2.5, तो ये माइनस का कितना निकल के आएगा 32.5, यानी कि माइनस का मतलब हो गया छूट, तो छूट कितनी हो गई 32.5%, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। और देखो अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 100 रुपये किसी चीज को मान लेते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं 25% को निकाल दिया तो 75% बचा, यानी कि 75% इसका निकाल लो, तो ये कितना निकल के आएगा 75। अब 75 पे भी कितने की छूट दे दी उसने 10% की छूट और दे दी, 75 पे 10% की छूट दे दो, 7.5 की और हो गई, ठीक है 7.5 की छूट और हो गई, यानी कि 100 रुपए थे, 100 रुपए पे 25% छूट, 25 रुपए की छूट दी तो कितना बचा 75 रुपए। अब 75 पे उसने और छूट दे दी कितनी 10% की, तो कितने और घटा दूं मैं 7.5, ठीक है। तो 75 में से 7.5 घटा दो, 75 में से 7.5 घटा दो, 75 जीरो लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 बचा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 7 गए तो कितने बचे, यहाँ 4 में 4 14, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, और यहाँ हो गया आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 6, ये हो गया 67.5, यानी कि आपका छूट देने के बाद कितना बचा 67.5, 100 थी 67.5 आप इसमें से घटा दो तो आपका कितना निकल के आएगा छूट 32.5, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। यहाँ पर जो अगर ऐसे दिया गया हो तो आप डायरेक्ट 20% आंसर मार देंगे तब भी सही हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 20% दिया हुआ हो तो आप 16.5% आंसर मार देंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताएंगे कैसे करेंगे इसे। देखो ए और बी दो लोग हैं, ए का वेतन, इसका वेतन जो है बी के वेतन से 25%, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे हम तो 25/100 लिख लेंगे, और 25 चौक 100, यानी कि 1/4 इसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/4 इसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो नीचे वाला होता है ये टोटल वैल्यू होती है, यानी कि ये कितना मानेंगे हम, ये अगर जैसे मान लो ए की अगर इनकम 4 है और 25% बढ़ रही है, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है 25% होगा, जितनी आपकी परसेंटेज है ना उतना ही परसेंट होगा ऊपर वाला, यानी कि 4 का 1 कितना होगा 25% होगा। अब वो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी का वेतन अगर 4 मान लूँ मैं, ठीक है, नीचे वाला बी का वेतन मान लिया मैंने, तो ए का वेतन कितना अधिक है 25% अधिक है, तो 25% इसका कितना हो गया 1, ठीक है, तो 1 अधिक है यानी कि 5 होगा ना ये ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को मैंने मान लिया ए का बी का वेतन, ठीक है, और 25% बढ़ा के लिखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए आप। नीचे वाले वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम, एक अमाउंट मान लेते हैं इस वाले का, ठीक है, किसी एक का आपने अमाउंट मान लिया और उससे जो अधिक है ना उसको हम जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए अनुपात बी आपका आ गया कि ए का वेतन अगर 5 रहेगा तो बी का वेतन कितना रहेगा 4 हमेशा, अगर मैं इसमें कितने की भी गुणा करूं तो ये कितना है हमेशा 25% अधिक रहेगा, ठीक है। अब देखो 25% यहां से अधिक रहेगा, अब वो पूछ रहा है बी का वेतन, जो बी है इसका वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ठीक है, ए का वेतन कितना है 5, जिससे तुलना करते हैं उसका वेतन कहाँ रखेंगे नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और कितना कम है बताओ 5 से 4 कितना कम है 1 कम है, तो उसको जो कम है उसको क्या रखेंगे ऊपर और गुणा कर देंगे किससे 100 से, यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा 20%, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कोई वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी x + y वाला, ये जब भी वृद्धि कमी हो रही हो ना लगातार तो आप यही इसी को यूज करेंगे, +xy/100, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे 1% की वृद्धि करेंगे, 1% + 1% प्लस 1 × 1/100, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0.01, ठीक है, इसे ये लिख सकते हैं बराबर कितना आ गया आपका 2.01% की क्या हो जाएगी वृद्धि उसमें हो जाएगी, दोनों में वृद्धि हो रही है तो हम दोनों को प्लस में लेंगे, ठीक है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो 2.01% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम नहीं करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 रुपये मान के किसी चीज़ को, ठीक है, हाँ आप क्या करेंगे 100 मान लेंगे, अब 1% की वृद्धि की हुई तो कितना हो गया 101, ठीक है, r बराबर 100 था कितना हो गया 101, r1 इसे r1 मान लूँ और मैं इसे r2 मान लूँ, तो r1 बराबर अगर 100 था तो r2 बराबर कितना हो गया 101। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, तो πr² और अनुपात आप इसका निकालेंगे πr2² से, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर लिख लेंगे, उन दोनों का जो अंतर आएगा, ठीक है, जितनी बढ़त होगी उसे आप परसेंटेज निकाल लेंगे, तो आपका कितना निकल के आएगा डी ऑप्शन 2.05% निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग दिया गया है 36 और उनके मासा और लासा दिए गए हैं 3 और
105, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। दो संख्याएं एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, दो संख्याएं क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। इन संख्याओं का हमें क्या पता है, योग पता है। कितना हो गया, 36। ठीक है, उनके मासा और लासा दिए गए हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। यही तो होता है, मासा और लासा का गुणनफल उनके बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। ये चीज आपको पता होगी बहुत अच्छे से। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, देखो x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 36। x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 36। हमसे पूछा क्या है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये पूछा है हमसे, व्युत्क्रम हो गया x 1/x, ठीक है, और प्लस 1/y। हमसे यही तो पूछा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया, x प्लस वाई। ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है x प्लस वाई का मान हमारे पास है 36 ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे हमें एक्स वाई निकालना है। हमारे पास लासा और मासा की वैल्यू है, हमें एक्स वाई निकालना है। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो हम लासा और मासा की वैल्यू लिख देंगे, एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपका, लासा कितना है 3 और मासा कितना है 105। ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 3 गुणा 105 हो जाएगा। इसकी वैल्यू सीधे इसमें ही पुट कर दो बिना गुणा करे। x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 36 हो गई, बटे में x वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 गुणा में 105 गुणा में 105। ठीक है, यहां से हम काट लेते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना आ गया 12। अब इसे और काट देते हैं, 3 3 9, 3 3 9 और 3 पंजे 15, ऐसे ही 3 चौक 12, यानी कि 4/35। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, ये जो 16 है, 20 है, 24 है, इन तीनों से विभाजित करके देखनी है। जो संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी वही इनसे, जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी वो इससे क्या है, प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है हमें। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कौन सी है, 1600 है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम 1600 को टारगेट करते हैं। अगर हमारी 1600 16, 20 और 24 से कट जाती है तो यही हमारी क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी। अलग अलग विभाजित करके देख लेते हैं। देखो 16 से जो संख्या कटेगी वो 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगी बड़े आराम से, 16 से 4 से कट जाएगी। ऐसे ही 20 से जो संख्या कटेगी, 20 से वो 4 गुणा 5 होता है 20, तो 4 और 5 दोनों से कटनी चाहिए, तो ये 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। अब रह गया कितना, 24। 24 को कटने के लिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से और 6 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 6 से वो संख्या कटती है जो 3 से कटे। अब देखो आप, 3 से वह संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। 6 और 1 7, 7 ही तो आएगा इसके अंकों का योग। ये किससे कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब हम 3 से ही चेक करते हैं। अब देखो दूसरी संख्या है हमारी 3600। 3600 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्यों, ये 60 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का वर्ग हो जाएगा ये 3600। तो अब देखो इसे काट के देखते हैं 24 से। 24 से वो संख्या कटेगी जो 6 से और 4 से कट जाएगी, तो 4 से संख्या कट जाएगी, ये 4 से बड़े आराम से कट जाएगी ये। ठीक है, 4 ने 36, अब रह गया 6, 3 से भी ये संख्या कट जाएगी, 6 6 36, 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। अब 5 से कट जाएगी, क्या कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, ऐसे ही 16 से कट जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे होंगे। वरना आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम लेके उस संख्या से विभाजित करके भी इसे देख सकते हैं। 16, 20 और 24, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, 120। ठीक है, तो 120 से जो संख्या कट जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है आपको। यहाँ पर लुप्त संख्या को ढूंढना है और श्रृंखला को पूरा करना है। देखो करके कैसे होगा, ये ट्राई करो। देखो 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। 5 से 7 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अब 7 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 7 से 10 हुआ तो 3 प्लस हुआ। वैसे ही 10 से 14 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 4, अब कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 प्लस करके देखो, 14 5 19 होता है, बिल्कुल सही है। तो 19 में कितना प्लस करेंगे हम, 6 प्लस करेंगे। 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 25। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लुप्त अक्षर अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है हमें। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ए के बाद देखो हम देखते हैं पहली वाली संख्या का, देखते हैं पहले हम। ए के बाद यहाँ पे बी आया, फिर सी आया, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। हमने सोचा डी आएगा, सबसे पहला वाला लगा देते हैं डी वाला। हमने देखा चारों ऑप्शन डी हैं, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि बी नंबर पे आता है 2 पे हमारा। ठीक है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे, और डी कितने पे आता है, 4 पे। तो बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि 2 बड़ा। फिर डी के बाद क्या आया, एफ आया, फिर कितना बड़ा, 2 बड़ा। ठीक है, एफ कितना होता है, 6। तो ये जो बीच वाली संख्या आएगी ये फिर 2 बढ़ के आएगी, यानी कि 8 नंबर वाली आएगी। पहले तो क्या आ गया आपका, डी आ गया, फिर कितना आएगा, एच। एच कौन से नंबर पे आता है, 8वें पे। देखो एफ यानी कि 6, एफ 6ठे नंबर पे आता है एफ, और 8वें नंबर पे कौन सा है, 6 और 2 8, 8वें नंबर पे आपका आ गया एच। अब हमने देखा डी और एच होगा, वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। अब आप अगला देखो, आप ये 3 नंबर पे आता है सी, और 6 नंबर पे आता है एफ, ऐसे ही 9 नंबर पे आता है आई। ये कितना बढ़ रहा है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12। तो 12 नंबर वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 12, इन दोनों में 12 नंबर कौन से में, के 11 पे होता है और एल कौन से पे होता है, 12 पे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक खास कोड भाषा में रेड कलर का, ठीक है, चाक का अर्थ, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। जो जो दे रखा है हमें वो हम अलग लिख लेते हैं। इसको क्या है, सीधे लिख लेंगे। आपको इसमें क्वेश्चन में ही करने की जो है कोशिश करनी है, आप जल्दी हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेड कलर, ठीक है, और चाक। इसके लिए आपको वर्ड दे रखा है 3 6 और 7। अब येलो कलर फ्लावर, येलो COLOUR कलर, FLOWER फ्लावर। इसको लिखा है उन्होंने 6 9 1, यही तो लिखा है। अब देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कलर। तो इन दोनों में भी एक चीज कॉमन होगी, क्या है वो, 6 कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, कलर। तो इसका जो कोड होगा वो भी इन दोनों में कॉमन होगा। तो कोड क्या है, 6 कॉमन है। इसका मतलब हमें पता चलेगा कलर को किससे लिखा है उन्होंने, 6 से। और उन्होंने पूछा क्या है, वाइट के लिए, हमें वाइट के लिए निकालना है। अब देखो नेक्स्ट वाला कोड हम उतार लेते हैं, वाइट कलर चौक, वाइट कलर चौक। इसके लिए इन्होंने क्या दिया है कोड, 3 5 6। अब देख लो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, वाइट कलर तो था ही इसमें कॉमन, यानी कि 6 तो कलर का हो ही गया, इसको तो छोड़ दो। अब वाइट और चौक में से इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसमें कुछ कॉमन है, चौक कॉमन है। देखो इसमें चौक कॉमन है। अब देखो चौक के लिए क्या वर्डिंग दी गई है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अब हमें पता चल गया कि चौक के लिए 3 है, कलर के लिए 6 है, तो 7 किसका बचा, रेड का। ठीक है, 7 बचा रेड का। ऐसे ही व्हाइट के लिए क्या बचा यहाँ पर, 5। ठीक है, क्योंकि कलर के लिए हो गया 6 और चाक के लिए 3, तो ये व्हाइट किसके लिए बचा, 5 के लिए। तो व्हाइट के लिए पूछा है उसने, हम बता देंगे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
इसमें आपको कुछ नहीं देखा है, इसमें सीधे दे रखा है, इसमें सीधे कोड दे रखा है। इसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे करेंगे इसे। इसमें देखा है कोल में DOKA, इसका अर्थ दे रखा है इन्होंने वेरी गुड बॉय। इसका अर्थ क्या दे रखा है? वेरी गुड बॉय, ठीक है। और दूसरा DOK, डोका, FISH और KAA, इसका अर्थ दे रखा है बॉय एंड गर्ल, ठीक है। इस कोड में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों में से हमें बताना है बॉय के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। अब देखो इसमें जो कॉमन होगा और इसमें जो कॉमन होगा वही देख लेते हैं हम। तो इसमें वेरी गुड बॉय लिखा है, इसमें बॉय एंड गर्ल लिखा है, यानी कि बॉय दोनों में कॉमन है, ठीक है। बॉय दोनों में कॉमन है, तो जो बॉय का कोड होगा वो भी क्या होगा? कॉमन होगा। तो COL इसमें है नहीं है, मैं इसमें है नहीं है, DOK इसमें है, ठीक है। DOK इसमें है। तो DOK का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? वो बॉय के लिए किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इस चीज को देखें हम कैसे करेंगे इसे। देखो इसमें क्या किया है, एक कथन दिया हुआ होता है, आपको उस कथन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है, ठीक है। उसमें जो भी लिखा है हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब मान लो वो क्या कह रहा है कथन, देखो सभी स्क्रू कील हैं, सभी जो स्क्रू हैं, मान लो ये स्क्रू थे, सभी इतने स्क्रू, जितने भी स्क्रू हैं सब क्या है? कील हैं, उन सबको हम कील कहेंगे। तो ये कील के अंदर आ गए, ठीक है। ये क्या है? कील है। ये अगर कील का बॉक्स है मान लो एक, तो उसमें सभी स्क्रू आ गए, ठीक है। तो कील के अंदर क्या है? सभी स्क्रू है, सभी कीलें बोल्ट हैं। ये जो सभी कीलें हैं ये बोल्ट के अंदर आ गई। मान लो बोल्ट नाम का एक बॉक्स था, उसमें क्या आ गई? सभी कीलें आ गई। अब कील के अंदर एक बॉक्स है, उसमें क्या रखा है? स्क्रू रखा है। इस टाइप को ऐसे आप समझ सकते हैं। अब वो कह रहा है कि सभी स्क्रू बोल्ट हैं। अब यहाँ पे क्या दिया होता है? दो निष्कर्ष दिए हैं, जैसे इसमें दो दिए हैं और भी दिए होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो इस निष्कर्ष दिए हैं हमें देखना है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसने जो बताया है यहाँ पर, इसके अनुसार ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सभी स्क्रू बोल्ट हैं। यहाँ पर जो सभी स्क्रू है ना वो बोल्ट के अंदर है, बोल्ट वाले बॉक्स के अंदर है। तो आप करोगे हाँ, क्योंकि बोल्ट के अंदर कील है, कील के अंदर स्क्रू है, तो जितने भी स्क्रू होंगे ना वो सब किसके अंदर होंगे? बोल्ट के अंदर ही तो होंगे। एक प्रकार से होंगे तो बोल्ट के ही अंदर, बोल्ट के अंदर कील है, कील के अंदर स्क्रू है। तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है ना, पहला तो सही कह रहा है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? सभी बोल्ट स्क्रू हैं। ये जो सारे बोल्ट है ना वो स्क्रू होंगे, स्क्रू होंगे। ये चीज सत्य है क्या? नहीं, क्योंकि देखो मान लो अगर ये सब बोल्ट हैं ऐसे करके, ये सब बोल्ट हैं, तो कुछ बोल्ट जो है स्क्रू के अंदर है, ना कि सभी, क्योंकि आधे क्या रह गए? बाहर रह गए, ठीक है। बोल्ट आधे क्या रह गए? बाहर रह गए, कुछ कील वाले में रह गए, कुछ बोल्ट वाले में रह गए। तो सभी बोल्ट क्या हो सकते हैं? स्क्रू नहीं हो सकते, सभी बोल्ट स्क्रू नहीं हो सकते। यानी कि बी ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो हमें इसमें अब आंसर इसका क्या करना है? ऑप्शन में देखना है हमें। ऑप्शन में क्या दिया? ना ही निष्कर्ष एक और ना ही दो, यानी कि ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमारा पहला निष्कर्ष जो है वो सही है। इसमें कह रहा है निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा दूसरा वाला अनुसरण नहीं करता है। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है, ये बात भी गलत हो गई। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी कि पहला डी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन हमारा जो है अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस टाइप के प्रश्न को मैंने करने के लिए क्या बताया था? जब वो चिन्ह बदल दे, क्या करे? चिन्ह बदल दिया उसने, प्लस का अर्थ भाग कर दिया, भाग का अर्थ गुणा कर दिया, गुणा का अर्थ कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। तो हमें क्या करना है? सीधे ये देखना है कि भाग को उसने क्या लिखा है, भाग का अर्थ क्या कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखो भाग किसके लिए कहा गया है, प्लस का अर्थ जो है वो भाग है, प्लस की जगह हमें क्या लगाना है, भाग का चिन्ह। अब देखो प्लस जहाँ पे लगा हुआ है वहां हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, तो वो चीज क्या है, कट जानी चाहिए, ठीक है, उससे भाग जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन सी वाली समीकरण ऐसी है जिसमें मैं प्लस की जगह भाग रख दूं तो वो समीकरण खुद कट जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस कहाँ है, यहाँ पे प्लस की जगह मैं भाग रखूंगा तो 7/5 आएगा, 5 से 7 में भाग नहीं जाएगा, इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 7 प्लस कहाँ है, यहाँ पे है 6 दूनी 12, 6 3 18। अगर मैं प्लस की जगह भाग का चिन्ह लगाऊंगा 18 भाग 6, ठीक है, तो ये 3 बार चला जाएगा, 6 3 18, 6 से 3 में भाग, 6 से 18 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर मैं प्लस की जगह भाग लगाऊंगा, 6 से 7 में, 7 से 6 से भाग कर 6 में भाग करूंगा तो ये कटेगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 से 7 में भाग करूंगा तो ये डायरेक्ट कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि मेरा बी ऑप्शन क्या है, ये डायरेक्ट कट रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी के चिन्ह बदल के देख लेता हूं, चलो इसके चिन्ह बदल के देखते हैं। देखो 18 + 6 ये क्या है, देखो पहले इसकी संख्या लिख लेते हैं, 18 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 2 है। अब उसने क्या किया है, प्लस की जगह तो हमें पता है भाग लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है, भाग की जगह क्या लिखना है, भाग की जगह हमें लिखना है भाग का अर्थ गुणा है। और यहाँ पे तीसरा क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। इसके बराबर में कितना आना चाहिए, 18। अगर हमारा 18 आ जाता है तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो सॉल्व करके देखते हैं, ये 18 बटे में 6 गुणा में 7 माइनस के 5 प्लस के 2, यही तो हो गया। अब देखो 6 3 18, 3 7 21, ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस के 5 प्लस के 2, माइनस के 5 प्लस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 3, 21 माइनस 3, यानी कि ये कितना हो गया आपका 18 आंसर हो जाएगा। 18 आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ गया कैसे करेंगे सॉल्व, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसमें आपको बताना है कि कंसंट्रेशन का प्रयोग आप कौन से बर्ड, इस वाले बर्ड से, कंसंट्रेशन से इसमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत ही सरल आंसर है, आपको ध्यान से देखना है। और जो है मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, आप जो है कमेंट करेंगे बाद में, ठीक है, बाद में आप कमेंट करेंगे, उसके बाद में मैं इसका आंसर पिन करा दूंगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, संदीप किशन का बेटा है। देखो क्या कह रहा है वो, संदीप है और उसका एक भाई है, संदीप का एक भाई है, संदीप है कोई, ठीक है, और इसका एक कौन है, भाई है। ऐसे करके मैंने लिख लिया कि इसका भाई कौन हो गया, कौन, इसका भाई हो गया संदीप का भाई अंकुर, अंकुर और संदीप आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। संदीप किशन का बेटा है, संदीप किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, संदीप किशन का बेटा है। अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो ये दोनों ही तो बेटे होंगे किशन के, किशन के बेटे कौन होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो संदीप किशन का बेटा है तो अंकुर भी किशन का ही बेटा होगा। महेंद्र किशन के पिता हैं, अब किशन के भी कौन पिता, महेंद्र हैं, इनके भी पिताजी कौन है, महेंद्र, यानी कि इन दोनों के पिताजी यानी कि किशन और इनके पिताजी महेंद्र, यानी कि इन दोनों के ये कौन हो गए, दादाजी या बाबा, ठीक है। अंकुर महेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, जो अंकुर है वो महेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, अंकुर महेंद्र के कौन हुए, ठीक है, आपको बताना है अंकुर कौन हुआ महेंद्र का, ठीक है, नाती या पोता, ठीक है, नाती या पोता, नाती या पोता, क्योंकि इनके पिताजी के पिताजी कौन है, महेंद्र, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लुप्त संख्या का पता करना है आपको, लुप्त संख्या का पता निकालना है। देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको, 17 12 की मदद से 25
या 17 11 की मदद से 19 लेके आओ, ठीक है। 17 12 की मदद से 25 में लेके आऊंगा तो जोड़ूंगा तो 25 बनेगा नहीं, क्योंकि 20 और 19 हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 19 बनेगा। ऐसे ही 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो कितना बनेगा, 17 में से 12 गया तो 5 बचा, ये 5 नहीं है 25 है, 5 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 5 का स्क्वायर है ये, यानी कि 17 में से 12 में घटाऊंगा और जो बचेगा, देखो 17 माइनस 12 बराबर आ गया 5। अब इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो कितना आ गया 25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 और 13, ठीक है। तो 13 में से 11 बड़े में से छोटे, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। निकाला 2 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आना चाहिए 4, यानी कि यही सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो हमें क्या करना है, 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगर 9 हमारा ऑप्शन में है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 9 हमारा ऑप्शन में है तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पेज पलटने वाला आपका क्वेश्चन है। देखो एक पेज को क्या किया इन्होंने, इधर के लिए पलटा, फिर इसको ऐसे पलट के ऐसे पलट दिया, फिर यहाँ से बीच में से मोड़ दिया तो ऐसे कर दिया, अब फिर यहाँ से इधर को पलट दिया, ये ऐसे बन गया। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक छेद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये छेद करने के बाद जो इसे हम खोलेंगे तो कौन सी आकृति आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें जो आकृति प्राप्त होगी वो होगी आपकी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो प्राप्त होगा। इसमें 8 जो है छेद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसको हमने कितनी बार मोड़ा है, 1 बार 2 बार, ठीक है, फिर 3 बार, यहाँ पे 1 बार ऐसे भी मोड़ा है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखो वैसे तो अगर यहाँ पे छेद करते हैं हम तो 4 बार जो है, चार ऑप्शन 4 बार छेद होता, लेकिन उन्होंने 1 बार और पलट दिया तो कितने छेद बढ़ जाएंगे, 4 और बढ़ जाएंगे, पूरे 4 पलट हो जाएंगे यहाँ तक, तो 4 और बढ़ जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 4 6 8 8 8 जो छेद वाले हैं वो सही हो जाएंगे, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसकी आकृति आपको पूरी करनी है और इसकी आकृति पूरी करके आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम इसकी आकृति पूरी कर लेते हैं। देखो इसको हम ऐसे करके लेके आएंगे गोल, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको पूरा कर देंगे, तो ये वाली जो आकृति होगी यही हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें उल्टी है, इसमें सही है, देखो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि यहाँ पर प्रतिबिंब रखा गया है, यहाँ पर क्या रखा गया है, शीशा रख दिया है ऊपर, इसके ऐसे करके ऐसे शीशा रखा है, तो उसमें जो आकृति बनेगी वो आपको बतानी है। ऊपर अगर शीशा रख दिया जाए तो आकृति जो बनेगी वो आपको बतानी। अब देखो जो ऊपर शीशा रखा गया है तो नीचे वाली चीज ऊपर दिखेगी, ठीक है, नीचे जो चीज है वो कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखेगी। तो ये जो चीज है ये ऊपर होनी चाहिए, और साइड कौन सी रहेगी, इसी साइड पर रहेगा। तो एक तो ये ऑप्शन में ऊपर है और एक ही इस ऑप्शन में ऊपर है, ठीक है, और एक इसमें ऊपर है, यानी कि बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट गया। अब एक चीज और देखो, इसमें क्या है, ऐसी वाली आकृति होनी चाहिए, आकृति नहीं बदलेगी, ठीक है। शीशे में दिखाने पर क्या आकृति बदलेगी, इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या हो सकता है, कंफ्यूजन आपका रहता है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मैं इसको पलटूंगा तो या ये बनेगा या ये बनेगा, ये बताओ आप। तो यहाँ पर जब हम पलटेंगे तो इन्होंने ये इधर कर दिया है, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ना समझ में आया तो शीशा रख के इसमें आप रख देना, फोन के ऊपर शीशा रख के देख लेना, ठीक है, जो आकृति आपकी बने वही सही आंसर आपका हो जाएगा। लो शीशा रख के इसको देख लेना, ठीक। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।